नमस्कार मेरे प्यारे योद्धाओं, मान एजुकेशन के इस सेशन में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। मुझे पता है आपकी एग्जाम पास में है और दिल में थोड़ी घबराहट तो होगी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आपका गुरु आपके साथ है। आज की ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। मेरे साथ है मेरी होनहार स्टूडेंट कनिष्क। प्रणाम सर, और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। सर, मैं थोड़ी नर्वस हूँ, पर आज की क्लास के लिए बहुत उत्साहित हूँ। बहुत बढ़िया कनिष्क, यही जोश और उत्साह तो चाहिए। याद रखना, डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तो चलो, आज हम सब मिलकर राजस्थान की राजव्यवस्था और संविधान के 50 ऐसे सरल और महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हर प्रश्न के बाद मैं उसकी ऐसी मजेदार व्याख्या करूंगा कि पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। तो क्या तुम तैयार हो इस ज्ञान के सफर के लिए? जी सर, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कनिष्क, क्या आप बता सकती हैं कि भारतीय संविधान में ऐसी क्या खास बात है जो इसे संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की तरफ ज्यादा झुकाती है? सर, मुझे लगता है कि संघात्मक व्यवस्था में तो राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन कुछ चीजें इसे एकात्मक बनाती हैं, जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति। क्या मैं सही हूँ? वाह, बिल्कुल सही जवाब। तुम तो जीनियस हो। बेटा देखो, राज्यपाल यानी गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, और वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि यानी एजेंट ऑफ द सेंटर के रूप में काम करता है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार राज्यों के प्रशासन में सीधा दखल दे सकती है, जो एक एकात्मक व्यवस्था यानी यूनिटरी सिस्टम की सबसे बड़ी निशानी है। बाकी विकल्पों को भी समझ लेते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों का विभाजन तो संघात्मक व्यवस्था के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। ये दोनों राज्यों और केंद्र के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। लिखित संविधान भी एक संघात्मक विशेषता है, क्योंकि ये केंद्र और राज्यों की शक्तियों को साफ साफ बताता है। तो याद रखना, राज्यपाल की नियुक्ति एक ऐसा बिंदु है जो हमारे संविधान को संघात्मक के बजाय एकात्मक की ओर झुकाता है। इसे अच्छे से दिमाग में बिठानो। गॉट इट सर। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें से कानून बनाने का काम किसका है? सर, विधान का मतलब ही कानून होता है, तो कानून बनाने का काम विधायिका का ही होगा। मेरा जवाब है बी, विधायिका। क्या बात है, तुमने तो शब्द से ही उत्तर पकड़ लिया। बिल्कुल सही। देखो रेता, सरकार एक गाड़ी की तरह है जिसके 3 पहिए हैं। पहला पहिया है विधायिका यानी लेजिस्लेचर, जैसे हमारी संसद और विधानसभा। इसका काम है देश और राज्य के लिए कानून बनाना। दूसरा पहिया है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, यानी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री। इनका काम है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना यानी काम करना। और तीसरा पहिया है न्यायपालिका यानी हमारे कोर्ट्स। इनका काम है यह देखना कि सब लोग कानून का पालन कर रहे हैं या नहीं, और झगड़ों का निपटारा करना। पुलिस प्रशासन तो कार्यपालिका का ही एक हिस्सा है, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। जी सर। चलो, अब बताओ कि इनमें से कौन सा आयोग संविधान द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि उसे बाद में एक कानून द्वारा बनाया गया है? सर, आरपीएससी और निर्वाचन आयोग का तो मैंने संविधान में पढ़ा है। मानवाधिकार आयोग शायद बाद में बना, तो मैं डी के साथ जाऊंगी। बहुत खूब, तुम्हारी तैयारी सही दिशा में है। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। चलो, इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका जिक्र सीधे हमारे संविधान की किताब में है, जैसे आरपीएससी अनुच्छेद 315, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 और वित्त आयोग यानी अनुच्छेद 243 आई। सांविधिक निकाय वो होते हैं जिन्हें संसद या विधानसभा एक अलग कानून बनाकर बनाती है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 नाम के कानून से बनाया गया है, तो ये संवैधानिक नहीं है। समझ गई सर। अच्छा, अब अगला सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने का अधिकार देता है और इसे संविधान की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है? सर, ये तो अनुच्छेद 21 है, जीने का अधिकार। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 हमारे मौलिक अधिकारों का हीरो है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। इसी अनुच्छेद के कारण हमें साफ हवा पानी, अपनी प्राइवेसी और जल्दी न्याय पाने का अधिकार मिला है। इमरजेंसी में भी सरकार इस अधिकार को नहीं छीन सकती।
बाकी विकल्पों में अनुच्छेद 19 हमें बोलने की आज़ादी देता है, अनुच्छेद 22 हमें गलत तरीके से गिरफ्तारी से बचाता है और अनुच्छेद 20 हमें एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा से बचाता है। यस सर। अच्छा, अब बताओ कि संविधान तो एक बेजान मशीन की तरह है, इसमें जान तो वो लोग फूंकते हैं जो इसे चलाते हैं। ये प्रसिद्ध बात किसने कही थी? सर मैंने ये पढ़ा है, ये बात हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी। बहुत ही शानदार, बिल्कुल सही जवाब। ये सिर्फ एक कथन नहीं, बल्कि आप जैसे भविष्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सीख है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में ये बात कही थी। इसका मतलब है कि दुनिया का सबसे अच्छा संविधान भी तब तक बेकार है जब तक उसे चलाने वाले लोग ईमानदार न हों। कल जब आप सरकारी सेवा में आओगे तो आप ही वो लोग होंगे जो इस संविधान रूपी मशीन में जान फूकेंगे। आपकी ईमानदारी ही इस देश को महान बनाएगी। बताओ, संविधान में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इनके बारे में कौन सी बात सही नहीं है? ए, ये हमें देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियां याद दिलाते हैं। बी, इन्हें 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। सी, इनका पालन न करने पर कोर्ट सजा दे सकती है। डी, इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर जोड़ा गया था। सर जहाँ तक मुझे पता है, मौलिक कर्तव्य नैतिक रूप से मानने चाहिए, पर इनके लिए कोई सजा नहीं है, तो शायद सी सही नहीं है। बहुत बढ़िया कनिष्क, तुम्हारी समझ बिल्कुल स्पष्ट है। मौलिक कर्तव्य हमारे लिए एक नैतिक कंपास की तरह है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये कथन गलत है। मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। इसका मतलब है कि अगर कोई राष्ट्रगान के समय खड़ा नहीं होता है तो उसे सीधे तौर पर कोई कानूनी सजा नहीं दी जा सकती। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बाकी तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ये हमें हमारी जिम्मेदारियां याद दिलाते हैं। इन्हें 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर जोड़ा गया था। अच्छा सर, अगर कोई मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करे तो उसके लिए कोई सजा नहीं है? अच्छा कनिष्क, संविधान बनाने वालों ने भविष्य की सरकारों के लिए एक टू डू लिस्ट बनाई थी। ये सवाल उसी से जुड़ा है। बताओ क्या उद्देश्य था? ए, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। बी, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सी, गांधी जी के सपनों का भारत बनाना। डी, भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। सर डीपीएसपी का लक्ष्य तो भारत को वेलफेयर स्टेट यानी सबका भला करने वाला राज्य बनाना था, तो इसका उत्तर डी होना चाहिए। बिल्कुल सही, 100%। तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी सरकार के लिए गाइड बुक की तरह है। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है, जहां सरकार अपने नागरिकों की भलाई के लिए काम करे, जैसे सबको समान काम के लिए समान वेतन देना, बूढ़ों और बच्चों का ध्यान रखना और पर्यावरण की रक्षा करना। बाकी विकल्प भी डीपीएसपी में शामिल हैं, लेकिन कल्याणकारी राज्य एक ज्यादा बड़ा और सही शब्द है जिसमें ये सारी अच्छी बातें आ जाती हैं। जी सर। अच्छा कनिष्क, हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के कई संविधानों से अच्छी अच्छी बातें उधार ली हैं। ये संसदीय प्रणाली का आइडिया कहाँ से आया? सर हम पर ब्रिटेन ने बहुत सालों तक राज किया था, तो हमने संसदीय प्रणाली उन्हीं से सीखी है। उत्तर बी ब्रिटेन है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। हमने ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया है। संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें सरकार यानी कार्यपालिका अपनी हर हरकत के लिए संसद या विधानसभा यानी विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। मतलब जब तक विधायकों का भरोसा है तभी तक मुख्यमंत्री जी की कुर्सी है। बाकी देशों से हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार, कनाडा से संघीय व्यवस्था और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। चलो कनिष्क, अब राज्य की सरकार पर आते हैं। बताओ, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ये तो बहुत आसान है। राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उत्तर बी है। बिल्कुल सही, तुम्हारा जवाब एकदम सटीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। असल में ये नियुक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। याद रखना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं
और राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जी सर। कनिष्क, करंट अफेयर्स से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? कलराज मिश्र, भजनलाल शर्मा, सुधांश पंत, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। सर, अभी हाल ही में नए राज्यपाल बने हैं। उनका नाम श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े है, तो उत्तर डी सही है। बहुत अच्छे। अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। 100 में से 100 नंबर। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने श्री कलराज मिश्र का स्थान लिया है। बाकी विकल्पों में श्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और श्री सुधांश पंत राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव हैं। यस सर। कनिष्क, नियुक्ति और शपथ इन दोनों में अंतर है। बताओ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री। सर, राज्यपाल को उस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं, तो उत्तर ए होगा। शाबाश, ये हुई ना बात। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को उनके पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट द्वारा दिलाई जाती है। अगर वे छुट्टी पर हों तो सबसे सीनियर जज ये काम करते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। जी सर। कनिष्क, जैसे राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, वैसी ही कुछ शक्तियां राज्यपाल के पास भी हैं। कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 163। सर, राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 72 में है और राज्यपाल की अनुच्छेद 161 में, तो उत्तर सी है। बहुत बढ़िया, तुमने दोनों को एक साथ याद करके बहुत अच्छा किया। अनुच्छेद 161 आर्टिकल 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति पार्डनिंग पावर देता है, लेकिन याद रखना, राज्यपाल मौत की सजा को पूरी तरह माफ नहीं कर सकते, जबकि राष्ट्रपति कर सकते हैं। बाकी विकल्पों में अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से, अनुच्छेद 159 शपथ से और अनुच्छेद 163 मंत्री परिषद से संबंधित है। यस सर। कनिष्क, ये राज्यपाल की शक्तियों का सबसे दिलचस्प पहलू है। जब चुनाव के बाद खिचड़ी सरकार बनने की नौबत आती है, तब असली हीरो कौन होता है? सर, ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हैं, तो ये उनका विशेषाधिकार होगा। उत्तर सी है। बहुत ही समझदारी भरा जवाब। बिल्कुल सही। इसे राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं। यदि चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो मुख्यमंत्री किसे नियुक्त करना है, ये तय करना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति बन जाती है। वे ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जो उन्हें लगता है कि सदन में अपना बहुमत साबित कर सकता है। गॉट इट सर। कनिष्क, एक बहुत ही सीधा प्रश्न। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बिठाता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष? सर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। उत्तर बी है। बिल्कुल सही। 100 में से 100 नंबर। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। यस सर। कनिष्क, ये प्रश्न तो तुम्हारी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बताओ, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? श्री भजनलाल शर्मा, श्रीमती दिया कुमारी, श्री प्रेमचंद बैरवा, श्री वासुदेव देवनानी। श्री भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ श्रीमती दिया कुमारी और श्री प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और श्री वासुदेव देवनानी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं। जी सर। कनिष्क, ये संसदीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे
एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। दे स्विम एंड सिंक टुगेदर भी कहते हैं। बताओ इसका क्या मतलब है? सभी मंत्री एक ही पार्टी के होने चाहिए। एक मंत्री की गलती पर सिर्फ वही इस्तीफा देता है। पूरी टीम एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है। सभी मंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सर, इसका मतलब है कि पूरी टीम एक साथ जिम्मेदार है। अगर कप्तान आउट तो पूरी टीम आउट, तो उत्तर सी होना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही शानदार उदाहरण दिया तुमने। बिल्कुल सही। सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत यही कहता है, यदि विधानसभा सरकार की किसी नीति के खिलाफ या मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर देती है तो ये पूरी सरकार में अविश्वास माना जाता है और मुख्यमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यस सर। कनिष्क, पहले सरकारें बहुत बड़ी बन जाती थीं, जिसे जंबो कैबिनेट कहते थे। उसे रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ। बताओ, राजस्थान में कितने मंत्री हो सकते हैं? 20, 25, 35, 30? सर, ये विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होता है। राजस्थान में 200 सीटें हैं, तो 200 का 15% हुआ 30, तो उत्तर डी है। बहुत अच्छे। तुम्हारी गणित और राजनीति दोनों ही बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल सही गणना। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं, इसलिए यहां मंत्रियों की अधिकतम संख्या 200 गुणा 15% यानी कि 30 हो सकती है। यस सर। कनिष्क, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। ये प्रश्न उन्हीं के कर्तव्यों से जुड़ा है। बताओ कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 167 या अनुच्छेद 168? सर, जानकारी देने का कर्तव्य अनुच्छेद 167 में है, तो उत्तर सी है। बिल्कुल सही पहचाना। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच का संबंध संवैधानिक मर्यादाओं पर आधारित होता है। अनुच्छेद 167 आर्टिकल 167 के तहत मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और शासन से जुड़ी जानकारी राज्यपाल को दें। ये एक तरह से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच कम्युनिकेशन चैनल है। तो कनिष्क, क्या लगता है, 20 सवाल तो हो गए और हम तो 50 ऐसे ही सवाल करने वाले हैं। लेकिन एक बात बताओ, सिर्फ क्लास से ही काम चलेगा क्या? मुझे लगता है असली खेल तो प्रैक्टिस का है। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए तो मैं आजकल टेस्टक्यू ऐप पर हूँ। कनिष्क, तुम भी वही इस्तेमाल कर रहे हो? कमाल है। मैंने भी देखा है वो ऐप, पर मुझे लगा सिर्फ मैं ही इतना दीवाना हूं उसका। वहां तो फ्री टेस्ट की बाढ़ आई हुई है, अनलिमिटेड टेस्ट्स और हर दिन नए सवाल। तुम सोचो, जब तक परीक्षा नहीं होती हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। सर, और सबसे कमाल की बात तो सुनिए, वो लोग AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। पता है, वो ऐप आपको पहले ही उन सवालों की प्रैक्टिस करवा देता है जिनके परीक्षा में आने की सबसे ज्यादा संभावना है। ऐसा लगता है जैसे हमें एग्जाम का पेपर पहले ही मिल गया हो। हाँ, सही कहा। और सुनो, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा वालों के लिए तो उन्होंने 5555 प्रश्नों की एक वन लाइनर PDF भी बना रखी है। सोचो, अगर कोई सिर्फ एग्जाम से एक दिन पहले इसे अच्छे से पढ़ ले तो उसका स्कोर कहां से कहां पहुंच जाएगा। ये तुम्हारी किस्मत बदलने वाली चीज है। कनिष्क, जब राज्य सरकार को कानूनी सलाह की जरूरत पड़ती है या कोर्ट में अपना पक्ष रखना होता है तो उनकी तरफ से कौन पेश होता है? ए. महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, बी. महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, सी. सोलिसिटर जनरल, डी. विधि सचिव यानी लॉ सेक्रेटरी। सर, राज्य में महाधिवक्ता होते हैं और केंद्र में महान्यायवादी, तो यहाँ उत्तर बी महाधिवक्ता होगा। बहुत अच्छे, तुमने केंद्र और राज्य दोनों को याद रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। वहीं
महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। जी सर। कनिष्क, जब भी राजस्थान सरकार कोई आधिकारिक आदेश निकालती है तो उस पर किसके नाम का उल्लेख होता है? ए. मुख्यमंत्री के नाम से, बी. मुख्य सचिव के नाम से, सी. राज्यपाल के नाम से, डी. मंत्री परिषद के नाम से। सर, क्योंकि राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, इसलिए सभी काम उन्हीं के नाम से होते हैं, तो उत्तर सी है। एकदम सही। भले ही असली निर्णय मुख्यमंत्री और उनकी टीम लेती है, लेकिन संवैधानिक मोहर राज्यपाल के नाम की ही लगती है। संविधान के अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। ये संसदीय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हाँ सर। कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ राजस्थान सरकार गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन के पैकेट किस योजना के तहत दे रही है? ए. मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, बी. इंदिरा रसोई योजना, सी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, डी. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। सर, ये तो बहुत चर्चित योजना है जिसमें दाल, चीनी, तेल आदि के पैकेट मिलते हैं। ये मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है। उत्तर ए है। बिल्कुल सही। ये एक कल्याणकारी राज्य की भावना का प्रतीक है। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्य में कोई भी भूखा न सोए। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने एक फूड पैकेट निशुल्क दिया जाता है। वहीं इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपए में बैठाकर भोजन कराया जाता है। जी सर। कनिष्क, शिक्षा के क्षेत्र में राज्यपाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बताओ, विश्वविद्यालयों में उनका पद क्या कहलाता है? ए. संरक्षक यानी पेट्रन, बी. कुलाधिपति यानी चांसलर, सी. कुलपति यानी वाइस चांसलर, डी. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ। सर, उन्हें विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति या चांसलर कहा जाता है, तो उत्तर बी है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। राज्य का राज्यपाल अपने पद के कारण यानी एक्स ऑफिशियो राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों यानी स्टेट यूनिवर्सिटीज के कुलाधिपति यानी चांसलर होते हैं। वही कुलपतियों यानी वाइस चांसलर्स की नियुक्ति करते हैं। हाँ सर। चलो कनिष्क, अब विधायिका की बात करते हैं। हमारे राजस्थान में कितने विधायक हैं? ये तो सबको पता होना चाहिए। ए. 184, बी. 199, सी. 200, डी. 250। सर, राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, तो उत्तर सी है। बिल्कुल सही। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है। ये संख्या 1977 में 200 की गई थी और 2026 तक इतनी ही रहेगी। विधानसभा के सदस्यों को MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। ओके सर, गॉट इट। कनिष्क, जनता अपनी सरकार कितने समय के लिए चुनती है? ए. 5 वर्ष, बी. 6 वर्ष, सी. 4 वर्ष, डी. निश्चित नहीं है। सर, हम हर 5 साल में वोट देते हैं, तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उत्तर ए है। एकदम सही। संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार राज्य विधानसभा का कार्यकाल इसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष पूरे होने पर यह अपने आप भंग हो जाती है। हालांकि राज्यपाल इसे 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं। हाँ सर। कनिष्क, विधानसभा रूपी क्लास का मॉनिटर कौन होता है और वर्तमान में इस पद पर कौन है? ए. CP जोशी, बी. गुलाब चंद कटारिया, सी. गोविंद सिंह डोटासरा, डी. वासुदेव देवनानी। सर, विधानसभा का संचालन अध्यक्ष करते हैं और वर्तमान में 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी हैं। उत्तर डी है। बहुत बढ़िया, तुम्हारी जानकारी एकदम अपडेटेड है। 16वीं राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी हैं। विधानसभा अध्यक्ष सदन का प्रमुख होता है और उसकी कार्यवाही का संचालन करता है। श्री CP जोशी 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे। जी सर। कनिष्क, जैसे क्लास शुरू करने के लिए कुछ न्यूनतम छात्रों की उपस्थिति जरूरी होती है, वैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए भी कुछ न्यूनतम सदस्य चाहिए होते हैं। बताओ वो संख्या कितनी है? ए. सदन के कुल सदस्यों का 1/3 यानी 1/3,
बी सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग यानी 1/10, सी 25 सदस्य, डी 50 सदस्य। सर, उसे गणपूर्ति या कोरम कहते हैं और ये कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है, तो उत्तर बी होगा। बिल्कुल सही। अपने संविधान के अनुसार विधानसभा की बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग यानी 1/10 होती है। राजस्थान में 200 सदस्य हैं, इसलिए यहाँ गणपूर्ति 200/10 20 सदस्य है। अगर 20 से कम विधायक मौजूद हैं तो स्पीकर साहब बैठक शुरू नहीं कर सकते। यस सर। कनिष्क, धन विधेयक एक बहुत ही खास तरह का विधेयक होता है। इसे कौन प्रमाणित करता है? ए मुख्यमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी राज्यपाल। सर, इसका अंतिम निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। उत्तर सी है। बहुत अच्छे। ये अध्यक्ष की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 199(3) के अनुसार यदि ये सवाल उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर विधानसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर का ही निर्णय अंतिम माना जाता है। गॉट इट सर। अब न्यायपालिका पर आते हैं। हमारे राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कहाँ है? इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। ए जोधपुर, बी जयपुर, सी अजमेर, डी बीकानेर। सर, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है और एक बेंच जयपुर में है, तो उत्तर ए होगा। बिल्कुल सही। ये जानकारी अक्सर कंफ्यूज करती है, लेकिन तुमने सही बताया। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी। इसकी मुख्य पीठ यानी प्रिंसिपल सीट जोधपुर में स्थित है। जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ है, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। राजधानी होने के कारण बहुत से लोग गलती से जयपुर को ही मुख्य पीठ समझ लेते हैं, लेकिन सही उत्तर जोधपुर है। यस सर, ये तो लाजवाब है। कनिष्क, न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा होता है ताकि वे बिना किसी दबाव के न्याय कर सकें। बताओ, हाई कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ए 60 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 58 वर्ष, डी 62 वर्ष। सर, पहले ये 60 वर्ष थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है, तो उत्तर डी है। बहुत अच्छे। तुमने संशोधन को भी याद रखा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। वहीं 65 वर्ष की आयु सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है। इन दोनों के बीच का अंतर याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा सर। कनिष्क, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बताओ, ये अधिकार किसके पास है? ए राज्यपाल, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी मुख्यमंत्री। सर, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उत्तर बी है। बिल्कुल सही। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI और संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं। कनिष्क, अब हम जिला स्तर की न्यायपालिका पर आते हैं। जिले के सबसे बड़े जज की नियुक्ति कैसे होती है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी राज्यपाल उच्च न्यायालय की सलाह से, डी मुख्यमंत्री RPSC की सलाह से। सर, जिला स्तर पर नियुक्ति में राज्यपाल और उच्च न्यायालय की भूमिका होती है, तो उत्तर सी होना चाहिए। बहुत बढ़िया, तुमने बिल्कुल सही प्रक्रिया बताई है। संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। जी सर। कनिष्क, ये प्रश्न न्याय की सीढ़ी को समझने जैसा है। न्याय पाने के लिए पहली सीढ़ी कौन सी है? ए जिला न्यायाधीश का न्यायालय, बी सीधे उच्च न्यायालय, सी सिविल जज जूनियर डिवीजन का न्यायालय, डी सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। सर, सबसे निचली अदालत सिविल जज की होती है, जिसे मुंसिफ कोर्ट भी कहते हैं, तो उत्तर सी है। शाबाश, तुमने न्यायिक पिरामिड को सही ढंग से समझ लिया है। राजस्थान में न्यायिक पदानुक्रम के अनुसार सिविल मामलों में सबसे निचले स्तर पर सिविल जज जूनियर डिवीजन का न्यायालय होता है। इनके फैसले के खिलाफ अपील जिला न्यायाधीश के न्यायालय में की जाती है। हाँ सर। कनिष्क, अब हम प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी पर आते हैं। राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्यपाल,
बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री, डी मुख्यमंत्री। सर, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद सलाहकार होते हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री ही करते हैं। उत्तर डी है। बिल्कुल सही। ये मुख्यमंत्री का एक विशेष अधिकार है। राज्य के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी यानी आईएएस ऑफिसर होता है। मुख्यमंत्री ऐसे अधिकारी को चुनते हैं जिन पर उन्हें पूरा भरोसा हो। जी सर। एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति से जुड़ा सवाल, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के मुखिया कौन है? ए श्रीमती उषा शर्मा, बी श्री सुधांश पंत, सी श्री के राधाकृष्णन, डी श्रीमती कुशल सिंह। सर, हाल ही में श्री सुधांश पंत जी को राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो उत्तर बी है। बहुत अच्छे, तुम्हारी करंट अफेयर्स पर पकड़ मजबूत है। हाँ सर, तैयारी टेस्ट क्यू आपसे कर रही हूँ ना, लग रहा है अब की बार तो मेरा हो जाएगा। टेस्ट क्यू आप पर राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, उसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रश्न है। जो टेस्ट क्यू आप पर एआई पहले वो सभी प्रश्न करवा देता है जो एग्जाम में आने वाले हैं। हाँ, यही तो खास बात है टेस्ट क्यू ऐप की। अभी जो आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम हुआ है, इसमें टेस्ट क्यू ऐप की वन लाइनर से 90% से भी ज्यादा प्रश्न मिले हैं और टेस्ट सीरीज से 85% से ज्यादा प्रश्न मैच हुए हैं। मैं तो कहती हूँ कि हमारे सभी दोस्तों को भी इसे ज्वाइन करना चाहिए ताकि एक बार में ही सरकारी सीट पक्की हो जाए। बिल्कुल। चलो अब आते हैं। देखो, श्री सुधांश पंत राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव हैं। उन्होंने श्रीमती उषा शर्मा का स्थान लिया है। ये भी याद रखना कि राजस्थान के पहले मुख्य सचिव श्री के राधाकृष्णन थे और पहली महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह थीं। जी सर। कनिष्क, मुख्य सचिव की भूमिका बहुत बड़ी होती है, लेकिन कुछ काम उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। बताओ, इनमें से कौन सा काम उनका नहीं है? ए मुख्यमंत्री को सलाह देना, बी कैबिनेट की बैठक का एजेंडा तैयार करना, सी विधानसभा का सत्र बुलाना, डी राज्य के सभी आईएएस आरएएस अधिकारियों का प्रमुख होना। सर, विधानसभा का सत्र बुलाना या समाप्त करना तो राज्यपाल का काम है, तो उत्तर सी मुख्य सचिव का कार्य नहीं है। बिल्कुल सही। तुमने राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के बीच के अंतर को सही पकड़ा है। विधानसभा के सत्र को आहूत यानी समौन या सत्रावसान यानी प्रोरोग करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। ये एक संवैधानिक कार्य है, प्रशासनिक नहीं। बाकी तीनों ही मुख्य सचिव के प्रमुख कार्य हैं। यस सर, गॉट इट। कनिष्क, हर पद के पहले धारक का नाम याद रखना महत्वपूर्ण है। बताओ, राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे? ए श्री के राधाकृष्णन, बी श्री एसडब्ल्यू शिवेश्वरकर, सी श्री वी नारायणन, डी श्री भगवंत सिंह मेहता। सर, राजस्थान के पहले मुख्य सचिव श्री के राधाकृष्णन थे। उत्तर ए है। बहुत बढ़िया। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। श्री के राधाकृष्णन 13 अप्रैल 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव बने थे। मुख्य सचिव का पद राज्य प्रशासन में सर्वोच्च होता है। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन प्रशासन की बागडोर मुख्य सचिव के हाथ में रहती है। जी। नेक्स्ट, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। जब जिले में कोई बड़ी समस्या होती है तो अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? ए पुलिस अधीक्षक एसपी, बी संभागीय आयुक्त डिविजनल कमिश्नर, सी गृह मंत्री, डी जिला कलेक्टर। सर, जिले का प्रशासनिक प्रमुख तो जिला कलेक्टर होता है और उन्हें ही जिला मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, तो कानून व्यवस्था की अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। उत्तर डी है। शाबाश, तुमने बिल्कुल सही समझा। इसी वजह से कलेक्टर का पद इतना शक्तिशाली और महत्वपूर्ण माना जाता है। जिला कलेक्टर जब कानून और व्यवस्था का काम करते हैं तो वे जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम कहलाते हैं। इस भूमिका में जिले में शांति बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। वे पुलिस को निर्देश दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर धारा 144 यानी कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। हाँ सर। कनिष्क, कलेक्टर के नाम में ही उनका एक प्रमुख काम छिपा है। बताओ वो क्या है? ए तहसीलदार, बी जिला कलेक्टर, सी उपखंड अधिकारी, डी पटवारी। सर, कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला यानी इकट्ठा करने वाला, तो भू राजस्व इकट्ठा करना उनका मुख्य काम होगा। उत्तर बी है। बहुत अच्छे, तुमने शब्द के अर्थ से ही सही उत्तर निकाल लिया। जिला कलेक्टर के रूप में वे जिले के मुख्य राजस्व अधिकारी होते हैं। उनका प्रमुख कार्य भू राजस्व का संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू और भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव करना है। तहसीलदार, उपखंड अधिकारी और पटवारी सभी राजस्व प्रशासन का हिस्सा हैं और जिला कलेक्टर के अधीन कार्य करते हैं। यस सर। जिले में पुलिस की वर्दी में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? ए
पुलिस अधीक्षक यानी एसपी, बी जिला कलेक्टर, सी पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजीपी, डी पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी। सर, जिले में पुलिस की मुखिया तो एसपी साहब होते हैं, यानी पुलिस अधीक्षक। उत्तर ए है। बिल्कुल सही। जिले में पुलिस प्रशासन का प्रमुख पुलिस अधीक्षक यानी एसपी होता है। वे जिले में पुलिस बल के अनुशासन और कामकाज के लिए जिम्मेदार होते हैं। पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी एक पुलिस रेंज यानी कई जिलों का समूह के प्रमुख होते हैं, और पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी एक पुलिस सर्कल या उपखंड के प्रभारी होते हैं। जी सर। सिविल और आपराधिक मामलों के लिए जिला स्तर पर जज एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन उनके पद का नाम बदल जाता है। बताओ, आपराधिक मामलों में उन्हें क्या कहते हैं? ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी जिला न्यायाधीश, सी सत्र न्यायाधीश, डी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सर, जब जिला न्यायाधीश आपराधिक मामले सुनते हैं तो वे सत्र न्यायाधीश कहलाते हैं, तो उत्तर सी होगा। बहुत बढ़िया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जिसे तुमने सही समझा। जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज होता है। जब वह सिविल यानी दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। जब वह आपराधिक यानी फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश यानी सेशंस जज कहा जाता है। हाँ सर। हमारे लोकतंत्र की जड़ें गांवों में हैं। पंचायती राज संस्थाओं यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति को सही ढंग से काम करने में कौन मदद करता है? ए जिला प्रशासन उन्हें भंग कर सकता है, बी जिला प्रशासन का उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, सी जिला कलेक्टर जिला परिषद का सीईओ होता है, डी जिला प्रशासन उन्हें सहयोग और मार्गदर्शन देता है। सर, जिला प्रशासन इन संस्थानों का सहयोगी होता है, उन्हें गाइड करता है, तो उत्तर डी होना चाहिए। बिल्कुल सही। ये सहयोग और समन्वय का रिश्ता है। पंचायती राज व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन जिला परिषद को सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करता है। जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी सरकार की योजनाओं को लागू करने में इन संस्थाओं की मदद करते हैं। जी सर। जिले को प्रशासनिक सुविधा के लिए उपखंडों और तहसीलों में बांटा जाता है। बताओ, तहसील का मुखिया कौन होता है? ए तहसीलदार, बी उपखंड अधिकारी यानी एसडीओ, सी विकास अधिकारी यानी बीडीओ, डी पटवारी। सर, तहसील का मुखिया तहसीलदार होता है, उत्तर ए है। एकदम सही। एक तहसील का मुख्य राजस्व अधिकारी तहसीलदार होता है। वह उपखंड अधिकारी के अधीन काम करता है। उपखंड अधिकारी यानी एसडीओ उपखंड का प्रशासनिक प्रमुख होता है, और विकास अधिकारी यानी बीडीओ पंचायत समिति का प्रशासनिक प्रमुख होता है। जी सर। अब हम उस कानून पर आते हैं जिसने आम आदमी को बहुत ताकत दी है। बताओ, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पूरे भारत में कब लागू हुआ? ए 15 जून 2005, बी 21 जून 2005, सी 12 अक्टूबर 2005, डी 26 जनवरी 2005 गणतंत्र दिवस। सर, ये 2005 में आया था और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह लागू हुआ था। उत्तर सी है। बहुत बढ़िया। ये तारीख याद रखना बहुत जरूरी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 पूरे देश में पूरी तरह से 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। ये दिन भारत में पारदर्शिता और जवाबदेही की युग की शुरुआत का प्रतीक है। जी सर। ये हम सभी राजस्थानियों के लिए गर्व की बात है कि आरटीआई की चिंगारी हमारे प्रदेश से ही चली थी। क्या तुम उस जगह का नाम जानती हो? ए ब्यावर, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी जोधपुर। जी सर, ये आंदोलन ब्यावर से शुरू हुआ था, जिसे मजदूर किसान शक्ति संगठन ने चलाया था। उत्तर ए है। शाबाश। ये सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर नहीं, बल्कि हमारे राज्य का एक गौरवशाली इतिहास है। 1990 के दशक में अरुणा राय जी के नेतृत्व में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने ब्यावर यानी अजमेर से यह आंदोलन शुरू किया था। उनका एक प्रसिद्ध नारा था, हमारा पैसा हमारा हिसाब।
इसी आंदोलन ने पूरे देश में जागरूकता फैलाई और अंत में 2005 में राष्ट्रीय आरटीआई कानून बना। यस सर, गॉट इट। आरटीआई में समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। बताओ, जानकारी कितने दिन में मिल जानी चाहिए? ए 15 दिन, बी 30 दिन, सी 45 दिन, डी 60 दिन। सर, सामान्य मामलों में 30 दिन की समय सीमा है। उत्तर बी है। बिल्कुल सही। राज्य सूचना आयोग आरटीआई कानून का प्रहरी है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी मुख्यमंत्री, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी राज्यपाल। सर, राज्य स्तर पर ज्यादातर बड़ी नियुक्तियां राज्यपाल ही करते हैं, तो उत्तर डी होना चाहिए। तुम्हारा अनुमान सही है, लेकिन इसमें एक पूरी समिति शामिल होती है। देखो, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल यानी गवर्नर द्वारा एक सिलेक्शन कमेटी यानी चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। हाँ सर। अगर कोई अधिकारी यानी पीआईओ जानबूझकर जानकारी नहीं देता तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। बताओ, कितना जुर्माना लग सकता है? ए 10,000 रुपए, बी 50,000 रुपए, सी 25,000 रुपए, डी 1 लाख रुपए। सर, ये 250 रुपए प्रतिदिन और अधिकतम 25,000 रुपए है। उत्तर सी है। बिल्कुल सही। ये प्रावधान अधिकारियों को जिम्मेदार बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अनुसार आयोग 250 रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगा सकता है, लेकिन कुल जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से अधिक नहीं हो सकती। ये राशि संबंधित अधिकारी के वेतन से काटी जाती है। यस सर। आज का आखिरी सवाल, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी ठाकुरदास भार्गव, सी जवाहरलाल नेहरू, डी KM मुंशी। सर, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। अंबेडकर जी ने तो अनुच्छेद 32 को कहा था, तो शायद इसका उत्तर बी ठाकुरदास भार्गव है। बहुत ही शानदार, तुमने कंफ्यूजन को भी सही पकड़ लिया। बिल्कुल सही जवाब। संविधान सभा के सदस्य ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। उन्होंने इसे संविधान का सबसे सम्मानित हिस्सा बताया था। वहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो इन दोनों के बीच का अंतर हमेशा याद रखना। हाँ सर, समझ गई। तो दोस्तों, ये थे आज के सबसे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। सर, आज तो मजा आ गया। सारे कॉन्सेप्ट्स अब बिल्कुल क्लियर हो गए हैं और मेरा आत्मविश्वास भी 7वें आसमान पर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सुनो, अगर तुम्हें हमारे ऐसे ही जबरदस्त वीडियो हर रोज चाहिए जो तुम्हारी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, तो अभी के अभी मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो सच में कुछ कर दिखाना चाहते हैं। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस सब्सक्राइब बटन दबाओ और तैयारी शुरू करो। ये थे आज के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।